नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। बांग्लादेश में हिंसा और नई अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां के होम अफेयर्स एडवाइजर सखावत हुसैन का एक बयान आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। सखावत हुसैन का कहना है कि 21वीं सदी में किसी दूसरे देश के मामलों में बाहर से बैठकर दखल देना आसान नहीं रह गया, लिहाजा बांग्लादेश को अकेला छोड़। हालांकि पड़ोसी होने के नाते सखावत ने मदद की गुहार जरूर लगाई, लेकिन बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की बात कही। इस वक्त बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार में सखावत हुसैन की हैसियत गृह मंत्री के बराबर है। इस ओहदे पर होते हुए सखावत का ये बयान देना किसी गीदड़ भभकी से कम नहीं है, क्योंकि सखावत ने उस बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जिसमें उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर माफी मांगी। दरअसल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों से उनके हक में आवाजें उठने रही हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ लगातार हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। उन हिंदुओं की रक्षा करने के बजाय बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर ने भारत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत अपनी संवैधानिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सखावत हुसैन ने कहा कि ऐसा करने से भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रहा है। पहले ही भारत के अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत का ये सब करना उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। इन सब के बीच अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर का दौरा कर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में आज देश का सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तो भारत क्यों ना करे रहा। तमाम कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में जब से नई सरकार बनी है, उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि अब कोई वहाँ पर किसी तरह का हंगामा नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो सिविक बॉडीज़ हैं वो अब सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने अब हिंदुओं को शेल्टर देना शुरू किया है। हिंदुओं की रक्षा में वो लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो बयान आ रहे हैं सखावत हुसैन के, वो वाकई दोगले इसको बयान कहेंगे। पहले वो माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद फिर एक धमकी भरे लहजे में भारत से बात करते हैं। क्या कुछ सखावत हुसैन ने कहा था, ये आपको ज़रा सुनवाते हैं। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो वाकई विचलित कर देने वाली हैं। कई तस्वीरें आई जब मंदिरों पर हमले हुए, कई तस्वीरें आई जब जो हिंदू आबादी जहां पर रहती है उनके घरों पर हमले हुए। कई खबरें ये भी आईं कि जो मार्केट में दुकानें हिंदुओं की थी उनमें लूटपाट की गई, उनमें आगजनी की गई। उसके बाद ये बयान आया सखावत हुसैन का, जिसमें वो अल्पसंख्यकों से, हिंदुओं से माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनकी सरकार सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन 2 ही दिन बाद उनका ये बयान आता है कि भारत इस मामले में दखल ना दे, ये उनका अंदरूनी मामला है और 21वीं सदी में किसी दूसरे देश के मामलों में दखलंदाजी करना अब आसान नहीं रह गया है। तो इस तरह के बयान भी उनके आए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। विजय शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अंशुमन हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। मेजर जनरल रिटायर्ड SK सिंह हमारे साथ होंगे, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ होंगे और अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ये जो बयान आए हैं, पहले उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, उनकी सरकार इस ओर कदम बढ़ा चुकी है और सही कर रही है, और उसके बाद उनका बयान आता है कि भारत इस मामले में दखलंदाजी ना करे।
हालांकि भारत दखलंदाजी नहीं कर रहा है, लेकिन भारत चिंता जरूर जताई भारत ने। अगर भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर पर भारत को सोचना होगा, जो उसने 1971 में भी सोचा। और भारत को क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 1947 से पहले तो पाकिस्तान, भारत और यह सब एक ही मुल्क हुआ करता था पूरा। और बात यह है कि अगर पूरा साउदर्न एशिया, अगर जो साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका असर भारत पे भी पड़ता है। तो भारत के अगर नेशन इंटरेस्ट अगर डिस्टर्ब होता है, और ये दरअसल अगर ये पूरा रीजन एक तरीके की राजनीति या एक तरीके की साझा चिंताओं से अगर वह रखता है, सबका रखता है, तो ये अच्छा है, क्योंकि एक तरीके की ऐसी पॉलिटिक्स होगी जो कि धर्म के परे होगी। और मुझे लगता है कि यह सारी ही इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा और इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा। तो यह कहना कि 21वीं सदी में कोई देश दखलंदाजी नहीं करता है, तो सखाल साहब को बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर यहाँ उनका डर लग रहा है, जो अंदर का उनका। दरअसल डिप्लोमेसी में केवल राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना ही काफी नहीं होता है, कई बार सामने वाले के डर को भी समझना जरूरी होता है। तो यहाँ बांग्लादेश की जो सरकार है वो दरअसल बहुत सारी चीजों पे अभी असुरक्षित महसूस कर रही है। तो एक तरफ जहाँ यूनुस साहब वहाँ हिंदू, ये भी कहा जा सकता है कि सन 71 में अगर दखलंदाजी भारत ना करता तो फिर क्या होता? अगर दखलंदाजी नहीं करता तो बहुत ही बड़े लेवल पे वहां पे जैसा हो रहा था जी, जो मास मर्डर होता, बहुत सारे लोगों की, मैं अगर आप वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ तमाम एकेडमिशियंस और समझदार लोगों की कब्रें आज भी बनी हुई है। उनको घरों से निकालकर जो पाकिस्तान की सेना ने उनको भून डाला था, वो सारी जगह आप अगर जाएंगे तो वहाँ वो सब देखेंगे। और वो बिल्कुल वहाँ के कैंपस से प्रोफेसर्स को निकाल के गोली मारी गई थी। तो क्या वो यही चाह रहे हैं क्या ऐसा कि वहाँ की जो जनता है वहाँ पे, एक चाहे वो कोई किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इंसान तो सारे हैं ना। और वहाँ पे अगर वहाँ हिंदुओं को निकाल के वो लोग अगर उनका हत्या कर रहे हैं, उनके साथ अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी तस्लीमा नसरीन जो वहाँ की जो साहित्यकारा हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। बहुत सारे जो मुस्लिम जो थिंकर हैं उन्होंने भी वो चिंताएं जाहिर की है, बहुत सारी चीजें हैं। और खुद जो यूनुस साहब है वो हिंदू टेंपल में जाके यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये है। पर जहां तक दखलंदाजी की बात है, अगर भारत दखलंदाजी करता है, उसको मूलतः भारत सरकार कभी इस चीज को नहीं मानती ठीक है। वो दखलंदाजी। एस के सिंह साहब, जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, अगर हम शुरुआत से देखें, शेख हसीना का वहाँ से निकलना, इस्तीफा देना, उनको वतन से निकाल देना, और क्योंकि भारत समर्थक वो मानी जाती हैं, उनके पिता भी भारत समर्थक माने जाते थे, और उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होना, मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट करना, ये सब सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं? और भारत की जो चिंताएं हैं कहाँ तक वाजिब हैं और कहाँ तक भारत दखलंदाजी कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये शेख हसीना का वहाँ से इस तरीके से पलायन करना और भारत में शरण लेना फॉर द टाइम बिंग, तो ये एक बड़ी ही इटसेल्फ जो है चिंता की बात है बांग्लादेशियों के लिए। क्योंकि देखिए, जो देश, जिन लोगों ने उनको आज़ादी दिलवाई, शेख मुजीबुर रहमान थे और उनके जो भी जितने भी कार्डर्स थे और उनके जितने सहायक थे, जिन्होंने एक तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई एक तरीके से लड़ी मिलकर इंडियन आर्मी के साथ, लेकिन जो भी है स्वतंत्रता उन्होंने एक तरीके से दिलवाई, उनका बड़ी अहम भूमिका रही है उसमें। जो देश उनको नहीं इज्जत कर सकता है, तो आप सोचिए कि वो देश कहलाने लायक नहीं है। वहां पे सिवाय जो है एक टेररिस्ट स्टेट क्यों ना बोला जाए इसको एट प्रेजेंट। अभी क्यों, मैं इस चीज का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, इंटेरिम प्राइम मिनिस्टर, इनका भी जो है कहीं ना कहीं अहमदाबाद से फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनका लगाव है। साथ में जो पार्टियां बची हैं, खालिदा जिया की और तालिबान जमात इस्लामी, उनकी जो है, तो ये भी जो है फंडामेंटलिस्ट पार्टियां हैं। आर्मी पूरी तरीके से इनके साथ मिली हुई है जी। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बारे में तो कहा जाता है कि वो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं। नहीं, वामपंथी तो है। अब बच्चे कौन है? बच्चे तो यही हैं।
यही लोग अभी बचे हुए हैं और आर्मी पूरी सपोर्ट कर रही है। तो आप किस तरीके का पीस चाह सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होएगा। नहीं तो सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर तो एक सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए थी इसको काबू में लाने के लिए। कितने दिन हो गए हैं इनको अभी प्राइम मिनिस्टर बने, सरकार बनाए हुए, लेकिन उनको तो मुस्कुराते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है ठीक किया जाए। और जो नरसंहार अभी भी जो चल रहा है हिंदुओं को खासतौर पर लेकर, और इनको ये चीज पता होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और अगर कोई भी एक भी हिंदू के ऊपर कोई वार करेगा तो उसपे भारत का दिल जो है जरूर दहलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत जो है उस पर चुप बैठे। तो कहीं ना कहीं भारत को एक हद तक लिमिट में ही जो है बर्दाश्त हो सकता है। चलिए, अश्वनी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशुमन जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। आप लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि जो देश का सवाल है वो हम आज क्या उठा रहे हैं। पहला सवाल ये कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दोहरे बोल के पीछे आखिर कौन है। दूसरा सवाल कि क्या ढाकेश्वरी माता के मंदिर में मत्था टेककर यूनुस डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा सवाल, चीन और पाकिस्तान के हाथ का खिलौना क्या बांग्लादेश बन गया और भारत के दखल का क्यों ये जो रोना है बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है कि भारत दखल ना दे। और चौथा सवाल, बांग्लादेश में पाकिस्तान की हार का स्मारक तोड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं। पांचवा सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर कब थमेगा। तो ये तमाम सवाल हम अपने पैनलिस्ट से पूछ रहे हैं देश के सवाल में। अश्वनी जी, एक खबर आई जो वाकई विचलित करने वाली है और वो तस्वीर के साथ आई है। वहाँ पर बांग्लादेश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपने ही देश की आज़ादी के जो चिन्ह हैं वो मिटा रहे हैं। एक बड़ी पुरानी तस्वीर है और उसको एक सिंबल बनाया था, वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई थीं, प्रतिमाएं थीं, जिसमें मेजर जनरल अरोड़ा और मेजर पाकिस्तान के जो जनरल थे नियाजी, वो बैठकर साइन कर रहे हैं। जो सरेंडर के पेपर्स थे उस पर साइन कर रहे हैं और पीछे बहुत सारे फौजी खड़े हैं। वो बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। उसको सिंबलाइज करके एक प्रतिमा की शक्ल दी गई थी, उसको तोड़ दिया गया। ये कितनी चिंताजनक बात है। जी, बांग्लादेश में इस समय जो माहौल है वो कहीं न कहीं बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने का प्रयास हो रहा है। जो हमने 1971 में किया था, कहीं न कहीं उसको रिवर्ट करने की कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश इतना अस्थिर हो जाए, स्थिर ना रहे कि एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान जैसा व्यवहार करे। मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू पर से खतरे में, हालांकि हिंदू के साथ अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, सारी माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बट एक सक्षम देश होने के नाते ये जरूरी है कि हम प्रयास करें कि हमारा पड़ोसी देश स्थिर रहे। जिस हिसाब से हमारी टेंशन बॉर्डर पे पाकिस्तान से चलती है उससे काफ़ी कम रहती है बांग्लादेश में। अगर कहीं ना कहीं ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो हमारे सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत प्रयास करे कि जो बांग्लादेश की सरकार है, बांग्लादेश में सरकार है, वो थोड़ी स्थिर हो, वहाँ पर सारे माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट हों, वहाँ पर जो अराजक तत्व हैं, जो लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बांग्लादेश के आवाम को, बांग्लादेश की सरकार को, उन पर कड़े से कड़े प्रहार किए जाएं, कड़े से कड़े निर्णय लिए जाएं। आप उदाहरण के तौर पे अमेरिका को देखें। अमेरिका इतना प्रबुद्ध राष्ट्र क्यों कहलाता है? अमेरिका सिर्फ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता है कि अमेरिका के पास पड़ोस में क्या हो रहा है। इराक से भी अगर अमेरिका को इफेक्ट पड़ता है तो अमेरिका इराक में आकर के भी आक्रमण करता है, इराक को भी स्थिर करने की कोशिश करता है, अफगानिस्तान को भी स्थिर करने की कोशिश करता है। हर देश जहां से उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक टेररिज्म पनप सकता है, एक कट्टरपंथी पनप सकते हैं जो उसके देश के लिए खतरा हो सकते हैं, तो वहां पर स्थिरता लाने के प्रयास करता है। भारत भी अगर ड्रीम करता है 1947 में विकसित देश बनने का, एशिया का सबसे प्रबुद्ध देश बनने का, पावरफुल देश बनने का, तो मुझे लगता है भारत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ लोगों की चिंता ना करने के साथ साथ हमें उन लोगों की भी चिंता करनी होगी जो बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी और कट्टरपंथी हो गए और कहीं पाकिस्तान की सह में आ गए तो हम एक बहुत बड़ा दुश्मन देश अपने पूर्व में भी खड़ा कर लेंगे। ठीक है, अंशुमन जी, आप क्या मानते हैं, किस हद तक दखल देना चाहिए और क्या जो सरकार का कदम है वो सही है बांग्लादेश के मामले में? इकबाल साहब,
तकरीबन अब पिछले 25-26 दिनों से हम ये देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से एक अराजकता का माहौल है, एक टेंशन का माहौल है। पिछले 6 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एड्रेस करा था। उसमें बजावते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये सवाल किया था कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं और खास करके जो हिंदू माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, जो सिखों पे हमले हो रहे हैं, जो बौद्धों पे, क्रिश्चियनों पे हमले हो रहे हैं, वो कब रुकेंगे और उसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। कल हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी इस संबंध में एक ट्वीट किया है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि तकरीबन 3 सप्ताह से अब बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस है और अराजक तत्व जो हैं सो वहाँ पे खास करके माइनॉरिटीज़ को, खास करके जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको निशाने पे ले रहे हैं। इसमें कई सारी फर्जी खबरें भी रही, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं अभी। सरकार ने पिछले 3 से 4 सप्ताह में क्या कदम उठाए हैं ये सरकार को बताना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रोल आर्मी ये पूछे कि इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, विपक्ष के इस नेता ने क्या बयान दिया, उस नेता ने क्या बयान दिया, इस पत्रकार ने क्या बोला, उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने क्या बोला, ये तमाम चीजें सिर्फ वाटअबाउटरी में अच्छी लगती हैं, ये तमाम चीजें रीट्वीट बटोरने के लिए अच्छी हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक आधार पे ये सही नहीं है। और जहां तक हस्तक्षेप की बात है, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे अगर हमारे पड़ोस में जो है सो अराजकता का माहौल रहेगा और एक टेंशन का माहौल रहेगा तो इससे हमारे देश पे एक चिंता का विषय है और इसको एड्रेस करना हमारे लिए चुनौती भी है। और इसको एड्रेस करना भी चाहिए। हमने पास्ट में किया भी है। अंशुमन जी, अब तो मध्य प्रदेश के सीएम तक ने ये कहा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है कि गाजा में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उस पर तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं बोल रहे। ये अभी कल का बयान हमारे नेता ने इकबाल साहब, मैं वही तो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भी ट्रोल बन जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई। सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप उस पर क्या कदम उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये देश को आगे बताना चाहिए। आपकी वहां के जो अभी चीफ एडवाइजर जो नए में मोहम्मद यूनुस साहब बने हैं, आपकी उनसे क्या बात हुई, पिछली सरकार में आपकी क्या बात हो रही थी जब वहां टेंशन का माहौल था। आपने जब वहां की प्रधानमंत्री उस देश से निकल गई हैं, उसके बाद आपने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी कि आपको ढाका नहीं जाना चाहिए। क्या सरकार हमारी इतनी जागरूक थी? ये हमारी सरकार का हाल है। हमने तो, हिंदुस्तान ने तो ऐसी सरकारें देखी है ना इकबाल साहब, जो कि जब जब पूर्वी पाकिस्तान में जिस वक्त पे अत्याचार हो रहा था, जिस वक्त पे लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उस वक्त पे हमने एक्शन लिया था। उस वक्त पे हमने वहां की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर उस देश को आजाद कराया, नया मुल्क तैयार कराया। ये शासन होता है। वो इंदिरा गांधी का शासन था, वो शासन था। ये शासन नहीं होता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, विपक्ष के ये नेता क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने बजावते ट्वीट भी किया है, बजावते सर्वदलीय बैठक में पूछा है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। और सरकार ने कहा कि हम इस पे गंभीर कदम उठा रहे हैं। और क्या कदम उठाए हैं वो 6 तारीख की बात थी। आज आप 13 तारीख को बात कर रहे हैं, 1 सप्ताह हो चुके हैं, अभी तक क्या कदम उठाए हैं ये हम आप जानना चाहते हैं। बहुत सारे बयान है, बहुत सारे बयान है। जयराम रमेश ने भी बयान जारी किया था इसको लेकर। और हम तो बयान सिर्फ, देखिए इकबाल साहब सिर्फ बयानबाजी से नहीं हो सकता है। देखिए, हम तो बयान जारी कर सकते हैं, हम तो वहां पे शांति बहाली की अपील कर सकते हैं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम तो सरकार से ये अपील कर सकते हैं कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, और ना सिर्फ माइनॉरिटीज, जिन पे भी हमले हो रहे हैं, दलितों पे अगर हमले हो रहे हैं, वहां पे अगर अहमदिया पे हमले हो रहे हैं, सियाज पे हमले हो रहे हैं, जिस पे भी हमले हो रहे हैं, ये सरकार का। अश्विनी जी से एक रिएक्शन ले लो। अश्विनी जी, हमारे देश में जो हो रहा है बांग्लादेश को लेकर, हमारे देश में जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उस पर आप क्या कहें? जी, ये जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, ये बहुत दुख का विषय है। क्या सरकार राहुल गांधी के कहने पे चलती है? क्या जब तक राहुल गांधी बयान नहीं देंगे तब तक सरकार जो है कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या सरकार का ये विचार करना कि राहुल गांधी ने किस पे बयान दिया, किस पे बयान नहीं दिया, वो अलग विषय है। उस राजनीति को आप करिए, बट अभी आपके लिए खतरा बना हुआ है पड़ोसी देश, वहाँ की अस्थिरता आपके लिए खतरा बनी हुई है, अराजकता आपके लिए खतरा बनी हुई है। उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, जनता को बताएं। आपने जनता को अभी तक एक भी एक्शन प्लान नहीं बताया कि आप क्या कर रहे हैं। बस आप जो है एक मौखरी कर रहे हैं और वही बार बार हिंदुओं पे खतरा, हिंदुओं पे आक्रमण। क्या हिंदू वहाँ दलित नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियंस नहीं है, वहाँ जैन्स नहीं है, वहाँ सिख नहीं है, सब पर हमला हो रहा है। बट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है सिर्फ यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, एक राजनीति कर रही है जो उनकी मूलभूत राजनीति रहती है, ना कि अपना कोई एक्शन प्लान बता रही है या क्या एक्शन लिया उस पर विवरण दे रही है। जी अरविंद जी, जो कुछ राजनीतिक बयान होते हैं, आप भी जाहिर है इससे परिचित रहे होंगे, जो कुछ भी राजनीति होती है देश के अंदर,
और जो एक डिप्लोमेसी चलती है इंटरनेशनल लेवल पर, कुछ असर उस डिप्लोमेसी पर पड़ता है उस राजनीति का या उन राजनीतिक बयानों का, या वो अपनी रफ्तार से चलती है, अपनी दिशा में चलती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है, पर अभी हालिया घटनाक्रम का अगर हम जिक्र करें, खासकर बांग्लादेश और भारत के विपक्ष और उनके बयानों का, तो उसका कोई खास मुझे कोई असर होता दिख नहीं रहा है। खासकर जो भारत और जो बांग्लादेश के जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, पर इसमें इकबाल साहब एक खास बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा, कि भारत सरकार या यहाँ के डिप्लोमेट संभवतः ये इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसी सरकार आती है और उनका भारत के लिए रुख क्या होगा। और वो लगातार अपनी जो परंपरागत जो विदेश नीति रही है, दूसरे देशों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना या हस्तक्षेप नहीं करना, उस पर चल रही है। पर ये काफ़ी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर आप ये सखाल साहब के जो बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कश्मीर जैसा कोई मसला नहीं है। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कश्मीर मसला है, वो ये कहना चाह उनके रहे हैं। लिए जी बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अगर डिप्लोमेट्स अगर ठीक से नहीं समझ पाए इस चीज को, तो भारत के लिए स्थिति काफी दुखद हो सकती है। वह बहुत ज्यादा प्लीजेंट नहीं होगी, तो वह हमें देखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर हमारे नेशन इंटरेस्ट अगर वहां से प्रभावित हो रहे हैं, तो भारत को कुछ बड़े एक्शंस लेने चाहिए। और जो भाषा बांग्लादेश बोल रहा है कि हम यह कर देंगे या हम वो कर देंगे, तो उसी भाषा में कम से कम डिप्लोमेटिक स्तर पर आपको जवाब देना आना चाहिए, और वह जवाब देना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है इकबाल साहब। ठीक है, एस के सिंह साहब, यहाँ पर मैं आऊँगा अरविंद जी आपके पास। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि एस के सिंह साहब से मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पर एक सियासी खला पैदा हो गया, राजनीतिक तौर पर एक खालीपन है वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी पार्टी जो अब तक 15 साल से वहाँ पर राज कर रही थी, वो फिलहाल उस प्रोसेस से बाहर हो चुकी है। बीएनपी है, या ये अंतरिम सरकार है, या वहाँ पर छोटे छोटे कोई दल होंगे। ऐसे में स्थिति कैसी होगी आने वाली? देखिए, आने वाली स्थिति मैं पहले भी मैं बतलाया था हमने आपको कि इतनी स्टेबल नहीं होने वाली है। अगर स्टेबल होती, अगर ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर कुछ चाहती कि अच्छे से कंट्रोल किया जाए, तो अभी तक काबू में पूरा काबू कर लिया गया होता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्मी को लगाएंगे तुरंत जो है काबू में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है उनका। अब जो है भारत के लिए सबसे बड़ी बल्कि समस्या ये होगी कि अगर ये दूसरा पाकिस्तान बन जाए, या चाइना नहीं छोड़ेगा। और तीसरी चीज अमेरिका का प्रेशर। देखिए, करवाया किसने ओवरऑल गेम प्लान, अभी तो सब कुछ सारी खबरें आउट हो चुकी हैं कि ये सारा गेम प्लान अमेरिका का रहा है। तो क्या अमेरिका आज जिस, हालांकि व्हाइट हाउस ने इनकार किया है इस बात से कि उसका कोई रोल नहीं है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। एस के सिंह साहब, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आप शायद म्यूट हो गए हैं आपकी तरफ से। एस के सिंह साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट आप अपनी तरफ से कीजिए, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। इतने हम अंशुमन जी से यही सवाल जानना चाहूंगा। इकबाल साहब, मुझे लगता है, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है। मेरे अभी एक पैनल पे एक साथी अभी कह रहे थे, डिप्लोमेट्स की बात कह रहे थे। देखिए, डिप्लोमेट्स अपना काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल की काफ़ी कमी है, और जहाँ पे पॉलिटिकल पावर अगर सिर्फ राजनीति करने में इंटरेस्टेड हो, उनको अगर ये लग रहा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जो है सो फ़ायदा उठा के हिंदुस्तान में कुछ चुनाव जीते जा सकते हैं, वहाँ के हमारे भाइयों से हमें क्या लेना देना है, दलितों से, हिंदुओं से हमें क्या लेना देना है, जैन से, सिखों से हमारा क्या लेना देना है। मुझे लगता है ये मान्यता इस सरकार की है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, और ये उस पर एक्शन लेने की बजाय, और आज देखिए ये तमाम बातें हो रही हैं, अमेरिका का हस्तक्षेप, पाकिस्तान और चीन की कठपुतली बन गया, ये तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, ये सब, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पैनल पे बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सन 71 में मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, और जो सच्चाई है कि उस वक्त भी अमेरिका का दखल था, किस प्रकार का दखल था, वहां का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन किस प्रकार के दखल दे रहा था, हेनरी किसिंगर किस प्रकार के दखल दे रहा था,
उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कहा कि हम 8वां बेड़ा 7वां बेड़ा भेज देंगे, तो प्रधानमंत्री का जवाब था आप 8वां बेड़ा भेजिए। तो ये पॉलिटिकल विल होती है। जब आप कुछ करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अटल जी की एक लाइन दोहरा दूं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। आपको पता है बांग्लादेश आपका पड़ोसी, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। तो आपको वहां पे आप जो जिस प्रकार से टेंशन्स चल रहे थे, जिस प्रकार से वहां पे तमाम घटनाक्रम घटित हो रही थी, हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, हमारी पॉलिटिकल जो पूरी की पूरी जो सत्ता है वो क्या कर रही थी, हम क्या फैसले ले रहे थे। ठीक है अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस आरोप लगाती है, अंशुमान जी बैठे हैं, ये आरोप लगते हैं कि साहब बीजेपी की इस पूरी सियासत का जो स्तंभ है वो यही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और जहां पर भी ये उनको कॉकटेल मिल जाता है वो उसको भुनाना शुरू कर देते हैं। अब बांग्लादेश में क्योंकि मुसलमान हैं, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पर हालांकि वहाँ पर 550 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल में, लेकिन बीजेपी ने एक लाइन पकड़ी और वो उसको अपने देश में भुनाने की कोशिश कर रही है। अश्विनी जी, देखिए यही चीज है ना, आप अश्विनी एक जी, नैरेटिव बनाने अश्विनी की जी कोशिश से कर पूछो। रहे हैं। आपको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि एक अंशुमान जी आऊंगा, ये अश्विनी जी। जो जैसा कि हमारे अंशुमन जी और बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे कि एक बीजेपी के लिए एक्शन का टाइम है, राजनीति करने का विषय नहीं है। और मैं इस बात से कतई ताल्लुक नहीं रखता कि हमको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी अपने घर में आग लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आग हम तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हवा का रुख बदलेगा और आग हम तक पहुंचेगी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस आग को उसके यहाँ जाके बुझाएं और दखलंदाजी दें। दखलंदाजी देना तब तक जरूरी है जब तक, अगर वो हमको किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, दखलंदाजी देनी चाहिए। हम यहाँ दखलंदाजी देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और वो बार बार बोल रहा हूँ, वही एक नैरेटिव पकड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम कि हिंदू खतरे में है। राजीव गांधी ने बयान नहीं दिया, उनका मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। राजीव गांधी फलस्तीन पे बात करते हैं, बांग्लादेश पे बात नहीं करते हैं। ये सब विषय है, सब पॉलिटिक्स करने की बात है क्या? आप ये बताइए कि आप सरकार में आपने क्या एक्शन लिया। अगर आपको सच में हिंदुओं की चिंता तो आप बताइए आपने हिंदुओं के लिए वहां क्या किया, हिंदुओं को आप कितना प्रोटेक्ट करके लाए, कितना निकाल के लाए, आपने क्या किया। उसमें आपके अंदर कोई स्पाइन नहीं, आप स्पाइन नहीं दिखा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप सरकार में है स्पाइन दिखाएं, एक्शन लें, ना कि बयानबाजी करें, वो भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के। जी अरविंद जी, कहाँ तक गुंजाइश होती है ऐसे मामलों में जब पड़ोस में इतना बड़ा एक राजनीतिक उथल पुथल हो, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हों, आगजनी हो रही हो, लूटपाट हो रही हो और अराजकता का माहौल हो, तो ऐसे में भारत जैसा पड़ोसी कहाँ तक अपने दखल की गुंजाइश बना सकता है? इकबाल साहब देखिए, जो हस्तक्षेप या दखलंदाजी जिसको हम बोलते हैं वो कह के नहीं किया जाता है जी, वो आपके एक्शन में नजर आता है। आपकी जो बातें होती है, आप जो बयान देते हैं और फिर उसके बाद में आप जो एक्शन लेते हैं, बॉर्डर पे आप अपना कुछ सेनाओं को थोड़ा भेज दें उनको डराने के लिए, या आप कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कभी हम जैसे कि हम जितना साफ साफ कह रहे हैं कि हम दखलंदाजी करनी चाहिए, कोई भी मतलब परिपक्व डिप्लोमेट या राजनेता ऐसा नहीं करेगा, पर वो बेसिकली करता है। ये हम चीज बखूबी जानते हैं। एक दूसरा ये है कि हमारी चर्चा से ये संदेश जा रहा है कि दरअसल ये जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी इतिहास को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। हमारे लिए चिंता का विषय जो ये है कि हमारे जो काफी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जा रहे थे, या हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स अगर वहां पे कुछ कमाएंगे तभी तो यहाँ के देश के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को रोजगार देंगे। अगर वो कमाएंगे नहीं, कुछ वहां पे इन्वेस्ट नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी, पैसा वगैरह वो सब कहाँ से आएगा? तो कॉर्पोरेट्स का अपना एक वो इम्पोर्टेंस तो होती ही है। अडानी साहब के वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अब उसको जो चाइनीज लोग, जो चाइनीज कॉर्पोरेट्स या वो रिप्लेस कर रहे हैं, और उसमें वो पाकिस्तान के ISI का भी मदद ले रहे हैं, उसमें कुछ अमेरिकन भी हो सकते हैं और डेफिनेटली हैं, क्योंकि जिस तरीके से NGOs का वहाँ पे वो जो इन दिनों में देखने में आ रहा है उनका जो रोल या भूमिका, तो ये सारी चीजें हैं। तो दरअसल जो अमेरिकन और चाइनीज का भी एक साझा इंटरेस्ट हो सकता है और वो वहाँ पे कुछ चाह रहे हैं। पाकिस्तान का भी उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट हो सकता है। भारत को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही युद्ध स्तर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो कर भी रहे हैं। मीटिंग्स भी हो रही है,
बहुत सारे वहाँ पे भारत के जो राजनेता हैं वो मिल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसमें कुछ फायदा होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ फायदा नजर आए और जो उन्होंने चर्चा की है उसका कोई मतलब निकले, पर जी। अभी काफी अगर ये कहें कि कोई बहुत सुखद समाचार हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि भारत को, अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को इस समय मुझे लगता है कि एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए। ठीक वैसे मुझे अमेरिकन पॉलिसी याद आ रही है कि अगर कोई पूरे अमेरिकन रीजन में कोई अगर दूसरा दखल अंदाजी करता था तो अमेरिका उस पर अपना और खुद पे हमला मानता था। मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी वाली डिप्लोमेसी है जिसको वो जानते हैं। तो वैसे ही भारत को आज से 20 साल पहले इसको फॉलो करना चाहिए था कि इस साउथ एशियन रीजन में कोई विदेशी का हम प्रेजेंस नहीं चाहेंगे, चाहे वो दियोगा गार्सिया में। विजय शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय जी, थोड़ी देर हो गई आपको आने में, हम काफ़ी चर्चा कर चुके इस पूरे मामले पर, और हम यहाँ पर बात हो रही थी कि वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, और जिस तरह से बीजेपी के बयान आए, बीजेपी की जो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बयान हैं कि साहब कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया है, कांग्रेस प्रवक्ता ने कोई बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने क्या किया, इस तरह के बयान आ रहे हैं। इस तरह के बयानों का क्या फ़ायदा है? भारत बांग्लादेश रिलेशंस में कहाँ टिकते हैं ये बयान? देखिए, थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से देखते हैं। जी, अभी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, जो ब्लैकमेलर है, जो खुद मानती है अपने आप को, खुद उसके जो जॉर्ज सोरोस से खुद कहते हैं कि मैं अनैतिक कार्यों में ज्यादातर व्यस्त रहता हूं। उसकी एक रिपोर्ट आती है, 4 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी वीडियो प्रसारित कर देते हैं देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए। और एक तरफ आपने देखा होगा किस तरह से हिंदुओं की लड़कियों को, माताओं को, बहनों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, उनके प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो देश की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में थी, और उसने अपनी एक रिसर्च पेश की। उस पर बहस हो सकती है कि वो रिसर्च सही है, गलत है, उसमें सेबी चीफ का पैसा है नहीं है, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो क्योंकि देश का मामला है। लेकिन ये दूसरे देश का मामला है। आप मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो हास्यास्पद बात कर रहे हो। आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करता था। बताइए, आपने किस तरह की बातें कर दी। एक देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है, गरीबों का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, उसको एक एलओपी पे बैठा हुआ नेता तहस नहस करने की कोशिश करता है, और उसको आप इतने हल्के में लेते हो। मुझे तो कमाल हो गया। और वो 4 घंटे के अंदर उस आदमी का वीडियो आप ये अथॉरिटी, आप ये देखिए, मैं हिंडनबर्ग पर बहस नहीं कर रहा। आप अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं, आप अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है। आपके पास कोई जांच है कि वो गलत है या सही है? अरे मैं नहीं कहता हूं, मैं कहने वाला कौन हूं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मामले थे, 24 में से 22 उसमें कब रिपोर्ट दाखिल हो, वो पिछले साल की बात कर रहे हैं, वो पिछले साल की आप बात कर रहे हैं। अब आप सुनिए, सवाल को घुमाइए मत, आप सवाल पे आइए। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, दर्शक समझ रहे हैं, समझाइए आप मुझे। मेरा कहने का मतलब यह है, एक देश विरोधी संस्था जिसको सबको पता है वो अमेरिकन और चाइनीज लोगों के द्वारा मिला हुआ वो है, उसने पहले भी किस तरह से शेयर मार्केट को धाराशायी करने का कोशिश की थी। वो आदमी आरोप लगाते हैं और बिना जांच पड़ताल के एलओपी का नेता 4 घंटे में वीडियो जारी कर देता है। और यहाँ किस तरह से माताओं की, बहनों की प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही है, लोगों को घर से निकाल के मारा जा रहा है, और वहां कैसी ठंडी प्रतिक्रिया है। आप फलस्तीन में देखिए, प्रियंका गांधी के भरे पड़े हैं, आप देखोगे किस तरह से एक्ट के ऊपर जो है उन्होंने ट्वीट किए हैं। चलिए, आपने वही बात की जो आपकी पार्टी की लाइन है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में बयान नहीं दे रही, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं बयान नहीं दे रहा, मैं कहता हूं वो देश का अगर कोई बाहरी मुद्दा होता है उस पर दिखना चाहिए सारे विश्व को कि देश एकजुट है। अरे आपकी बीजेपी से किसी तरह की लड़ाई हो सकती है, विरोध हो सकता है, किसी तरह का पार्टी का विरोध हो सकता है, नीतियों का विरोध हो सकता है, विचारधारा का विरोध हो सकता है। अंशुमन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशुमन जी, वो बैठे हैं हमारे साथ, वो आपकी बात हमने तो यही कहा, हमें ये उम्मीद थी। ठीक है, आप उनका जवाब सुन लीजिए। अंशुमन जी। इकबाल साहब, मुझे बड़ी हंसी आती है
भाजपा के प्रवक्ता की समझ पे इन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे की तुलना हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कर दी। मैं इनके उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। इनकी मजबूरियां हैं अडानी को बचाने की, अडानी के इनका मानना है कि शेयर बाजार में गरीबों का पैसा लगा हुआ है। तो ठीक है, इनकी समझ को तो हमारा नमस्कार है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में बिल्कुल स्पष्टता के साथ रक्षा मंत्री वहां पे थे, वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, वहां पे एनएसए थे, तमाम लोगों की मौजूदगी में, तमाम मंत्री, तमाम पार्टी के नेताओं के मौजूदगी में सरकार के कदम से सहमति जताते हुए नंबर 1 और नंबर 2 सरकार से सवाल पूछा कि वहां पे जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। इनका आज तक 7 दिन में उन्होंने कहा हम कड़े कदम उठा रहे हैं, हम उनको बचाने के लिए तमाम कदम उठाएंगे। 7 दिन हो चुके हैं उस बैठक के बाद, आज तक इनके कोई कड़े कदम का किसी को कोई अंदाजा नहीं है, किसी को नहीं पता है। ये चैनल पे बैठ के गाजा से, हिंडनबर्ग से, यहां से वहां से वाटअबाउटरी करनी बहुत आसान होती है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय को मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे पड़ोस में अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे, सिखों पे, तमाम लोगों पे, और हमारा बॉर्डर खतरे में है। पश्चिम बंगाल समेत कई पूर्वोत्तर के हमारे राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और आज ये यहां बैठ के कि एकजुट नहीं है। आप अपने विदेश मंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि राहुल गांधी ने सॉलिडारिटी जताई है कि नहीं जताई है हिंदुस्तान की सरकार के साथ? उन्होंने कहा है कि नहीं कि जो भी सरकार का फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं? ये एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते किस प्रकार ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है सो देश के साथ नहीं है, राहुल गांधी ने सरकार के साथ जो है सो सहमति नहीं जताई है इस मुद्दे पे, सब एकजुट नहीं है, सब एक मत है। विजय जी, आ रहा हूं मैं कर क्या रहे हैं? आपके पास पॉलिटिकल विल पावर कहां है? आपके पास पॉलिटिकल विल पावर सिर्फ ये है कि आप बैठ के ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस के इस नेता ने उस मुद्दे पर 4 ट्वीट किए, 2 वीडियो बनाए, इस मुद्दे पर नहीं बनाए, लेकिन आपके पास ये बताने को नहीं है कि आपकी सरकार ने क्या किया है पिछले 25 दिनों में। बताइए, जवाब दीजिए यहां बैठ के। ठीक है विजय जी, ये कहना मैं जवाब देना चाहता हूं जी, बताइए। देखिए सुनिए, एक 10 सेकंड का आप कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, जो खालिदा एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बेटे के साथ ही है 2 हफ्ते पहले क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी लंदन में बैठकर? आप बताइए ना। आपने तो सारा करा दिया, करा धरा, आपकी तो षड्यंत्र है ये। अरे भारत सरकार क्यों नहीं जारी कर देती है? अगर इस प्रकार की कोई मीटिंग, मतलब भारत सरकार राहुल गांधी ने करा दिया? आपके पास नहीं, विजय जी, राहुल गांधी ने करा दिया, पता है विजय जी, राहुल गांधी ने ये राजनीतिक उथल पुथल राहुल गांधी ने मचवा दी क्या? अरे भारत सरकार क्यों नहीं सार्वजनिक करती है? अगर राहुल गांधी जी ने खालिद जिया के बेटे के साथ मुलाकात की लंदन में, तो क्यों नहीं भारत सरकार इस बात को? राहुल गांधी जी जाके वहां चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं चुपचाप जाके, इनकी पोल वही एम्बेसडर खोलते हैं शाम को कि मेरे से राहुल गांधी मिलकर गए। अरे राहुल जी उनसे मिलते हैं, राहुल जी उनसे मिलते हैं, यही बताते रहिएगा। 10 साल से सरकार चल रही है, आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है ये बताइए ना। के बेटे से क्या संबंध था 2 हफ्ते पहले? कैसे, जब ये सरकार गिरी है उससे 2 सप्ताह पहले राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी खालिद जिया के बेटे से मिले, ये जानकारी भाजपा के प्रवक्ता महोदय को कहां से मिली है? आप फैक्ट चेक कीजिए सारे अखबार। आप, मुझे लगता है तैयारी करके नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, कहां से मिली है मेरे पे मत जाइए। नहीं, अगर उन्होंने मुलाकात कर ली, आपको तो यही नहीं पता है। अरे आपको तो यही नहीं पता है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय को यही नहीं पता है कि लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी लंदन ही नहीं गए हैं। तो वहां हिंदुओं का एक करने का, पूरे विश्व में हर जगह विरोध करने का, और आज वहां के जो एनएसए जो सलाहकार है वहां के, उन्होंने माफी मांगी है कि भाई हम हमलों के लिए जो हमले हुए हैं उनके लिए हम माफी मांगते हैं, और वहां कार्रवाई शुरू हो रही है। और अब आप मुझे बताइए, वो भारत का हिस्सा नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। हम जो कर सकते हैं, माफी मांगी थी, माफी उन्होंने मांगी थी, उसके बाद उन्होंने एक धमकी भी दे दी। उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने धमकी भी दे दी कि भारत ना सोचे कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देगा। ये 21वीं सदी है, ये धमकी भी आ गई उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भारत किसी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जब से देश आजाद हुआ हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करते, इसमें क्या गलत है? तो मैं तो ये कहता हूं, लेकिन वहां हम अत्याचार थोड़ी सहेंगे। उसके लिए जो जरूरी कदम होंगे हम उठाएंगे, और उठा रहे हैं। इनको बता के थोड़ी के उठाएंगे, हम कदम उठाएंगे जो वहां होती है, उठा रहे हैं, देश को बताइए क्या कदम उठा रहे हैं, होती है वो हम उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के, आप कहीं देखेंगे देश के कोने कोने में हमने विरोध प्रदर्शन किए हैं, अपने वहां पे जहां जो वहां बात कर सकते थे वहां सेव किया, 9000 लोगों को वहां से बाहर निकाला था हमने। वहां की जो प्रधानमंत्री है
जो इनके भी नजदीक थी, इंदिरा गांधी के भी नजदीक थी, उनको बाहर निकालने में, और यहाँ वो आपने देखा होगा किस तरह से रखा हुआ है। क्या क्या फेल हुआ है इनके दौर का, हमने देखा नहीं है क्या? किस तरह से इन्होंने तो देश को भी देश बना दिया था कश्मीर में, किस तरह से। क्या भाजपा के प्रवक्ता महोदय लाइव टीवी पे ये स्वीकार कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है? मैंने तो मेरा, आपने लगता है मुझे मेरी बातें आप सुन नहीं रहे हो। जिस तरह से वो यहाँ आई थी, आपने वो देखा नहीं कहाँ उतारा गया उनको, किस तरह की बातचीतें हुई। चलिए छोड़िए इस बात को, बात नहीं है। मैं दूसरी बात पर आता हूं। विजय जी, एक चीज बताइएगा, इन बयानबाजी से जो हमारे देश में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से हो, क्या इससे वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बच जाएंगे? ये बताइए। देखिए, एक मैसेज देना होता है, एक मोरल बूस्ट अप करना होता है कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है। आज राहुल गांधी एक राहुल गांधी नहीं है, वो एलओपी के नेता हैं। आप ये देखिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं वो। अगर वो कुछ कहते हैं तो पूरे एक विश्व में एक उसका मैसेज जाता है। उन्होंने तो पहले दिन बयान दिया था। तो आप एक मिनट सुनिए। अब इनके नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत में भी इसी तरह का होने जाना है, तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि ऐसे जैसा वहां हो रहा वो खुश हो आप उस वास्ते? सलमान खुर्शीद का इन्होंने किया, पार्टी ने खंडन किया कहीं भी? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कितने इनके बयान दिखा दूं? ये तो काम ना करते हैं। ये कहीं कोई किसी तरह का ये चाहते हैं जो 90 से दौर की पहली जो नेहरू वाडिया जो अर्थव्यवस्था थी उसमें ले जाना चाहते हैं। ये उस घराने पे उंगली उठा रहे हैं जिसने 60,000 करोड़ अशोक गहलोत के टाइम में राजस्थान में निवेश किया, तेलंगाना में निवेश किया, छत्तीसगढ़ में किया जब इनकी सरकार थी, केरला में इनके जो एनडी गठबंधन के वहां किया। उस आदमी के ऊपर आरोप लगाते हैं और वहां ये रिश्तेदारियां निकालते हैं, वहां पैसा उनसे लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल विल थी वो सन 71 में ही उन्होंने बता दी थी। अरे महोदय, आप ये बताइए, 71 में बता दी थी तो 47 में किसने टुकड़े किए बंगाल के 2? वो भी ये बता दीजिए। पंजाब के 2 टुकड़े किसने किए ये भी बता दीजिए। कश्मीर के टुकड़े किसने किए तो ये भी बता दीजिए। सियाचिन पे कब्जा वहां पे हुआ, अक्साई चीन पे किसने किए? चलिए आप बता दीजिए, ये भी बता दीजिए किसने किए। आप मानते हैं कांग्रेस ने किए? आप मानते हैं कांग्रेस ने की देना? अरे मैं मानता नहीं हूं, मैं ये रिकॉर्ड के ऊपर है। नेहरू लियाकत जो पैक्ट पढ़िए आपको पता चल जाएगा। कैसी बातें करते हैं। उसके कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने देश तोड़ने क्या का था काम किया है। नेहरू लियाकत पैक्ट में क्या था? उसमें आपने देखा नहीं किस तरह से आपने अल्पसंख्यकों की बात थी, उनको हम सुरक्षा देंगे, और आपने फिर क्या किया उसके अंदर? पता नहीं आपको? अंशुमन जी, यहां पर सलमान खुर्शीद के बयान का भी उन्होंने जिक्र किया है। इकबाल साहब जी, मैं देखिए इकबाल साहब, ये तमाम बयानों के ये व्हाट अबाउटरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने सबसे पहली बात यही कही कि देश की सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर वायलेंस हो रहा है, अगर हमारे पड़ोस में स्थिति नाजुक है, तनावपूर्ण है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है। सरकार वहाँ के माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुओं को, सिखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैनों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है, ये एक जवाब नहीं दे पाए। इनके पास जवाब है फलाने नेता ने ये कहा, चिलाने नेता ने ये कहा। सलमान खुर्शीद साहब के बयान पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। उनके बयान का ऑलरेडी मेरी पार्टी खंडन कर चुकी है और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात नहीं कही कि भारत में बांग्लादेश हो जाएगा। उन्होंने कहा हमें हमारे माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और यहां पे भी जिस प्रकार हम बांग्लादेश के माइनॉरिटीज का मुद्दा उठा रहे हैं वैसे ही हम यहां भी उठाते हैं। देखिए, हमारे बयानों में कहीं पे भी दो मुहापन नहीं है, हमारे बयानों में कहीं पे भी वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि हम वहां पे इसका मुद्दा उठाएं, यहां पे उसका मुद्दा उठाएं, वो नहीं है। हम हर जगह सामान्य रूप से एक बात कहते हैं। और बांग्लादेश के अंदर इनको अभी भी मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी तक ये नहीं बता पाए कि इनकी सरकार पिछले 25 दिनों से क्या कर रही है। इन्होंने व्हाट अबाउटरी कर दी, 47 की बात कर दी, लियाकत नेहरू पैक्ट की बात कर दी, 62 की बात कर दी, और कहाँ की बात पे लेके चले गए। 71 की बात ये लोग नहीं करते हैं, 65 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इनकी मजबूरियां हैं। ये देखिए, भारत से प्रेम तो है नहीं इनका कांग्रेस की नफरत है, तो कांग्रेस की नफरत में भारत से नफरत करते हैं। ये इनका इतिहास है, यही इनका वर्तमान है, ये इनका भविष्य है।
ठीक है, ये इस तरह के स्टेटमेंट ना दीजिए कि कौन देश से मोहब्बत करता है कौन नहीं करता है। विजय जी, ये 25 दिन का ये सिखाएंगे हमें देश प्रेम, ये सिखाएंगे। इनके नेता, इनकी सहयोगी पार्टी के नेता कहते हैं मैं जूते नहीं, इसलिए नहीं, पहनता ये हूं सर आप कि भी भारत सिखाते माता हैं। की गंदे गंदे मेरे पैर टच ना हो जाए। ये हमें सिखाएंगे चलिए, डेंगू मच्छर की तरह, ये हमें सिखाएंगे। इस तरह की ये बातें करेंगे। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे कहते हैं मैं समर्थन करता हूं चलिए उनकी बात छोड़िए, का। वो 25 ये दिन हमें सिखाएंगे। पिछले 25 दिन में जो कुछ किया है वो पूछ रहे हैं। उन्होंने जो सवाल उठाया कि पिछले 25 दिन हाँ, में वो इस उसका सवाल बयानबाजी मैं के जवाब अलावा दे वो देता क्या हूं। जवाब दिया? आप सुनिए, देखिए ये चीजें बहुत एक गोपनीय तरीके से होती हैं और ये एक डिप्लोमेसी का वो होता है। ये चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं हो सकती। ये आपको आने वाले समय में पता लगेगी। कई चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में आप कर सकते हो, कई चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे वहां कौन ऑथराइज पर्सन है, किसके साथ क्या बात हो रही है। आपने हमारा रिकॉर्ड देख लिया होगा 10 साल में, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे अभी इजराइल का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, चाहे पहले सूडान का हो, किसी भी देश का हो, हमने किस तरह से अपने नागरिकों को वहां से निकाला है, किस तरह से हमने प्रोटेक्ट किया, किस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को हम वहां से निकाल के लाए थे अफगानिस्तान से, अपने सिख भाइयों का। तो हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए, आप अपनी बात कीजिए। आप मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में देश विरोध पे उतर आते हो। लेकिन आप ये उस भी तरह की सच्चाई आप है कि नहीं कर किसी सकते हो। पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। विजय जी, हमारे पड़ोसी से कैसे नहीं रहे, आप मुझे बताइए। बताइए, नेपाल से किस भी रिश्ते पड़ोसी? हमारे सही नहीं हैं, बांग्लादेश से कि हमारे अभी सही आप नहीं हैं, आज की और कल की स्टेटमेंट पाकिस्तान, पढ़ लीजिए। चाइना। श्रीलंका। आप देखिए, रुकिए। चाइना ने क्या किया हमारे साथ? इनके राहुल गांधी जी क्या आज तक उन्होंने उजागर नहीं किया? 2008 में क्या समझौता करके आए थे वो, और वो किस हैसियत से करके आए थे? वो क्या थे देश के, आप मुझे बताइए उस टाइम कौन थे वो? तो इसलिए मैं बताता हूँ वो आज तक तो पब्लिक डोमेन में आया नहीं। जी, वो अच्छा, तो एक चीज केदारनाथ बताइए, जाते जब हैं, जब वहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि 2008 में क्या करने गए थे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो क्या विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े नेता चाइना नहीं जाते थे? क्या वहां पर जो रूलिंग पार्टी थी सीसीसीपी, उनके नेताओं से मुलाकात नहीं करते थे? देखिए, आप मुझे बताइए, समझौता करना, नहीं, आप और उस पहले ये समझौते बताइए, को क्या वो पब्लिक नहीं डोमेन जाते में थे? नहीं लाना, वो अलग बात है। और आप एक देश के नेता के नाते, ये सांस्कृतिक के नाते अगर जाते हैं तो वो सबके सामने होना चाहिए। ऐसा क्या छुपा एजेंडा है? ठीक है, अश्वनी जी से आप उसको छुपाते कमेंट हो। ले लूं मैं। अश्वनी जी काफी देर से सुन रहे हैं आपको, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्वनी जी। जी, विजय जी के बयान सुन के कहीं ना कहीं मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी, जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी सत्ता में बैठे हैं और ये विपक्ष में हैं। मुझे बार बार इनके बयान सुन के सिर्फ और सिर्फ यही फीलिंग आ रही थी कि राहुल गांधी ने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं हो पाया, राहुल गांधी वहाँ गए इसलिए ये नहीं हो पाया, राहुल गांधी चाइना गए इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल गांधी से ही सरकार चलानी है तो राहुल गांधी को सत्ता सौंप दीजिए, राहुल गांधी में फैसला लेंगे, फिर आप विपक्ष में बैठ के विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएं जैसा कि अभी आप निभा रहे हैं। आप कहीं से भी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के प्रवक्ता नजर नहीं आ रहे हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आपकी बयानबाजी से शायद आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आपसे उम्मीद करते हैं जब आप आते हैं डिबेट में तो आप अपना सरकार का जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते उसकी बात नहीं कर रहा, पर जो दे सकते हैं। आपने बोला कि वहां पर 500 हिंदुओं को मारा गया और कांग्रेस ने बिल्कुल कोल्ड तरीके से रिएक्ट किया उस पर। आपने अगर हॉट तरीके से रिएक्ट किया, बहुत गर्मी दिखाई, नहीं, आपको मैं एक्चुअली करेक्ट करता हूं, मैंने नहीं बताइए, बोला। आप एंकर महोदय ने बोला था, मैंने 500 आदमी मारे जाने का नहीं बोला। विजय जी थोड़ी सभ्यता रख लीजिए, आपको 15 मिनट सभ्यता आप रखिए, आप गलत बोल रहे हो टीवी चैनल के ऊपर, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। 15 एंकर महोदय ने बोला था, मैंने नहीं बोला। आपने बोला कि कांग्रेस का रिएक्शन बहुत कोल्ड था, तो आपका जो हॉट रिएक्शन आप बता दीजिए उन 500 हिंदुओं को जो वहां पर मारे गए। और आप बार बार हिंदू जल रहा है, क्या आप माइनॉरिटी? नहीं, 500 हिंदुओं की बात नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अश्वनी जी, 500 हिंदुओं की बात विजय जी ने नहीं कही थी। मैंने ओवरऑल एक आंकड़ा रखा था कि 550। कांग्रेस का रिएक्शन बहुत कोल्ड था, कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया। इनका ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस का रिएक्शन बहुत कोल्ड था, कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो हॉट रिएक्शन, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि राहुल गांधी आप देख लीजिएगा। मोर ओवर मुझे आपसे जो शिकायत है, आप राहुल गांधी क्यों कर रहे हो? आप सरकार में, आप बताइए सरकार क्या कर रही है? आपसे लोग ये जानने की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे।
एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, हमारे अरविंद जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा बांग्लादेश में अगर स्थिरता आती है तो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, जो हमारे देश की इंडस्ट्री है शायद उसमें हमारा इकोनॉमी इफेक्ट करेगी। मुझे लगता है इकोनॉमी चैलेंज हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है। बांग्लादेश में हो सकता है हमारी इकोनॉमी कुछ फायदा मिलता हो, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज है, बार बार हम बोल रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, उसका कारण यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ है, कट्टरपंथी हैं। अगर वहां से टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन शुरू होता है, अभी हम कश्मीर से ही नहीं लड़ पा रहे, तो हमको दोनों साइड से लड़ना पड़ेगा। देश की सिक्योरिटी के पर्पज से, देश के डिफेंस के पर्पज से बांग्लादेश एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा। मुझे लगता है इकोनॉमी एक बड़ा चैलेंज शायद हो, शायद ना भी हो। अगर ये बांग्लादेश हिंदुस्तान का पड़ोसी ना होकर कोई साउथ अफ्रीका का कंट्री होता तो शायद इतनी चिंता नहीं कर रहे होते, भले हमारा उससे बिजनेस बहुत अच्छा होता। चूंकि हमारा पड़ोसी है, चूंकि वहां से टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन संभव है, चूंकि पाकिस्तान वहां का पाकिस्तान का हस्तक्षेप, और हम जिस हिसाब से देख रहे हैं पाकिस्तान चाइना का हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए आने वाले समय में। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राहुल गांधी को दोष दे रही है। अगर राहुल गांधी ही सब कुछ चला रहे हैं तो आप सरकार में क्यों बैठे हो? आपकी जवाबदेही क्या है? आप अपनी जवाबदेही से क्यों मुकर रहे हो? आप अपनी जवाबदेही को कहीं ना कहीं ला करके विपक्ष पे, कांग्रेस पे कब क्या हुआ उस पर पहुंच जाते हैं। आप 10 साल में क्या किया उसका जवाब दीजिए। ठीक है विजय जी, जवाब दीजिए। जी देखिए अश्वनी जी, पहले मैं आपको बता दूं, मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूं आपको, ये विदेश नीति का मामला पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किया जाता। हमारी सरकार पूरी तरह से भरसक प्रयास कर रही है, जो एक पड़ोसी देश के साथ रिश्ते होने चाहिए उसमें भी, और वहां किसी तरह की अस्थिरता ना हो। और जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा किस तरह से तत्परता के साथ हमारे देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, बड़े सजग और वो रहते हैं। और रही बात आपने राहुल गांधी जी की कही, आज राहुल गांधी एलओपी के रहे जिम्मेवार नेता है, उनसे देश भी अपेक्षा करता है। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नहीं, हम प्रतिपक्ष के बोलेंगे, तो क्यों ना उम्मीद रखें उनसे। उनका काम, उनका ठेका सिर्फ देश विरोधी बातें करना रह गया। क्यों ना बात करें हम, क्या आप देश को तहस नहस करने की बातें करते हो 4 घंटे के अंदर वीडियो डाल के, और जहां देश की ये कितने परसेंट लोग रह गए वहां हिंदू आज की डेट में? चलिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 8% रह गया। क्या उम्मीद रख रहे हैं आप राहुल गांधी से? ठीक है विजय जी, वो क्या करें? ठीक है, चलिए आप संक्षेप में बताइए कि राहुल ठीक है विजय जी, मुझे सुन लीजिए, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या बयान देते जो सही होता, वहां पर मोरल भी बूस्ट हो जाता और देश भी आगे बढ़ जाता, देश की अखंडता भी अखंड रहती? क्या बयान है सब वो देते? मैं ये चाहता कि जिस तरह से वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे से लंदन में मिले, वो देश के सामने सार्वजनिक करते। ठीक है कि ये जो कुछ हुआ है उससे 2 हफ्ते पहले वो किस पर्पज से मिले, उससे क्या मामला था वो। दूसरा ये कि जो उनके नेता जिस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं, देश में अस्थिरता क्या है, सिर्फ आरोप लगाओ भाग जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा कि आप संसद में बैठ के तो आपने बोल दिया, बंद कमरे के अंदर, तो बाहर आते, आप सड़कों पे उतरते, आप किसी तरह का सजेशन देते, सुझाव देते सरकार को। आपने क्या सुझाव दिया सरकार को? आप मुझे बताइए। आप मीटिंग हुई, सरकार के साथ काम करना चाहते हैं तो आप देते। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, एस जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो चिंता में हैं। वहां पर जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की पहले दिन जब मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए आप मुझे बताइए, चोर मचाए शोर, एक तरफ 2 हफ्ते पहले आप मिलते हो वहां, और यहाँ क्या आप आंखों में धूल झोंकना चाहते हो लोगों किसी से? देखिए आप क्या दिखाना चाहते हो? आप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से मिलना, आप मुझे बताइए, वहां आप मिले तो आप कहते ना भाई मैंने उनको समझाया है, चलिए मैंने अपने देश का एक जो मैसेज मैंने दिया कि ये सब कुछ ठीक नहीं है आपके देश के लिए। चलिए धन्यवाद अंशुमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बहरहाल सभी चिंतित हैं, पूरा विश्व उससे चिंतित है, और ख़ासतौर से भारत की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जिस तरह से कहा जा रहा है, जो अलग अलग सोर्सेस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि अमेरिका ने इस बात
से इनकार किया है कि उसका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी उथल पुथल में है। तो ये चिंता और भारत देश की, हमारे देश की बढ़ा रही है। फिलहाल देश का सवाल में